नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दो सबसे बड़े लेकिन शायद सबसे ज्यादा ध्रुवीकृत नामों पर बात करने वाले हैं, महात्मा गांधी और भगत सिंह। आमतौर पर हम इतिहास को बस ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, है ना? लेकिन असल में इतिहास के पन्ने कई जटिल और गहरे रंगों से भरे होते हैं। आइए एक आलोचनात्मक नजरिए से इन दोनों ही नायकों की विचारधारा और उनके उस असर को समझें जो आज तक कायम है। तो आज के इस अध्ययन की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम इन दोनों के स्वतंत्रता के रास्तों, प्रतिरोध की विचारधाराओं, महात्मा गांधी से जुड़े नैतिक विवादों, उस दौर की समकालीन आलोचनाओं और आखिर में आधुनिक भारत में इनकी क्या विरासत है, इस पर एक नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, स्वतंत्रता के दो रास्ते और भारत के वैचारिक विभाजन की जड़ें। अब सोचिए, इतिहास की एक अकेली घटना कैसे पूरे स्वतंत्रता संग्राम को दो बिल्कुल अलग रास्तों पर धकेल सकती है। बात 1922 के चौरी चौरा कांड की है। जैसे ही हिंसा भड़की, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन तुरंत वापस ले लिया। उनके लिए हिंसा से मिली आज़ादी का कोई मोल नहीं था। लेकिन इसी एक फैसले ने युवा भगत सिंह को भीतर तक झकझोर दिया। आज़ादी बिल्कुल करीब दिख रही थी और ऐसे में कदम पीछे खींच लेना, यहीं से भगत सिंह का रास्ता अलग हुआ और सशस्त्र क्रांति की बुनियाद पड़ी। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो है भगत सिंह के लिए इंकलाब का असली मतलब। ये सिर्फ गोरे हुक्मरानों को हटाकर काले हुक्मरानों को बिठाना नहीं था। दुनिया भर के क्रांतिकारी साहित्य को खंगालने के बाद उनका विजन बिल्कुल साफ था। एक ऐसा समाज जहाँ कोई शोषक न हो, कोई वर्ग न हो। पूरी व्यवस्था को जड़ से बदलना ही उनके लिए असली इंकलाब था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम गांधी जी के नजरिए को देखें तो उनकी विचारधारा का एक बहुत बड़ा स्तंभ था ब्रह्मचर्य। और ध्यान रहे, उनके लिए ये कोई आम धार्मिक संयम नहीं था, ये एक बेहद कठोर राजनीतिक और आध्यात्मिक टूल था। उनका अटल विश्वास था कि अपनी इंद्रियों और यौन ऊर्जा पर पूरा कंट्रोल पाकर ही एक सत्याग्रही इतनी ताकत जुटा सकता है कि वो बिना हथियार उठाए एक पूरी ब्रिटिश हुकूमत को घुटनों पर ला सके। भाग 2, प्रतिरोध की विचारधाराएं, सशस्त्र बौद्धिकता बनाम आध्यात्मिक लामबंदी। अब इन सिद्धांतों को जमीन पर कैसे उतारा गया? 1929 में सेंट्रल असेंबली में जब भगत सिंह ने बम फेंका तो पर्चों पर साफ लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। ये कोई अंधाधुंध हिंसा नहीं थी। बम से किसी की जान नहीं गई और ना ही ऐसा कोई इरादा था। ये असल में सशस्त्र बौद्धिकता का एक शानदार उदाहरण था। एक ऐसा धमाका जिसका मकसद सिर्फ सोई हुई जनता और अंधी सरकार को जगाना था। 1928 से 1930 के बीच के घटनाक्रम को जरा गौर से देखें। सैंडर्स की हत्या से लेकर असेंबली बम कांड तक भगत सिंह का तरीका लगातार इवॉल्व हो रहा था। गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ? उन्होंने अदालत को और जेल की सलाखों को ही क्रांति का सबसे बड़ा मंच बना दिया। राजनीतिक कैदियों के हकों के लिए 100 से भी ज्यादा दिनों तक भूख हड़ताल करना, यह दिखाता है कि उनका असली हथियार बंदूक नहीं बल्कि उनके विचार थे। भाग 3, महात्मा के नैतिक विवाद, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक आलोचनाओं का परीक्षण। इतिहास के पन्नों में गांधी जी के जीवन का एक ऐसा अध्याय भी है जिस पर आज भी सबसे ज्यादा तीखी बहस होती है। 1940 के दशक में, खासकर नोआखली के भयानक दंगों के दौरान, उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को एक चरम सीमा पर पहुंचा दिया। दस्तावेजों के मुताबिक उन्होंने अपनी 19 वर्षीय पोती मनु और आभा के साथ निर्वस्त्र सोने के प्रयोग किए। इसे वे अपनी आध्यात्मिक शुद्धिता का यज्ञ कहते थे। उनका तर्क क्या था? उनका मानना था कि अगर वो इस संवेदी शून्यता को पा लेंगे तो उस ऊर्जा से वो अकेले ही देश के बंटवारे के दंगों को शांत कर देंगे। आश्रम में भारी विरोध हुआ, लोगों ने इस्तीफे दिए, फिर भी उन्होंने इसे खुलेआम जारी रखा। अब सवाल उठता है कि उस दौर के बाकी बड़े नेता इसे कैसे देख रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो गांधी जी को साफ साफ चेतावनी तक दे डाली थी। उनका कहना था कि ये प्रयोग उनकी सार्वजनिक छवि को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। पटेल ही नहीं, खुद गांधी जी के बेटे देवदास गांधी का भी यही मानना था कि कम उम्र की लड़कियों को इस तरह के प्रयोगों में शामिल करना मनोवैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल गलत था और इससे पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की नैतिकता कटघरे में खड़ी हो रही थी। विवाद सिर्फ यहां तक सीमित नहीं थे, समाज को देखने के नजरिए में भी बड़े टकराव थे। डॉक्टर B.R. अंबेडकर और गांधी जी का जाति व्यवस्था पर रुख एकदम अलग था। गांधी जी छुआछूत के खिलाफ जरूर थे, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था को समाज का एक जरूरी आधार मानते थे। वो सिस्टम के अंदर रहकर सुधार चाहते थे। वहीं अंबेडकर का विजन बिल्कुल बेबाक था, जाति व्यवस्था का पूरी तरह से खात्मा। अंबेडकर खुले तौर पर कहते थे कि गांधी जी यहां एक दोहरा रवैया अपना रहे हैं।
और ये वैचारिक लड़ाई अपने चरम पर पहुंची साल 1932 में, जब अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की तो गांधी जी इसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए। अब इसे कैसे देखा जाए? अंबेडकर और कई आलोचकों के लिए गांधी जी का ये अनशन कोई शांतिपूर्ण अहिंसा नहीं थी, बल्कि ये एक तरह का नैतिक और मानसिक दबाव था, एक जबरदस्ती थी जिसने अंबेडकर को अपनी जायज मांग पीछे लेने पर मजबूर कर दिया। भाग 4, समकालीन आलोचनाएं और टकराव, वैचारिक चरम सीमाओं की दुखद परिणति। 1930 और 40 के दशक की राजनीति ने इन वैचारिक दूरियों के बहुत ही दर्दनाक नतीजे देखे। मार्च 1931 के गांधी-इरविन समझौते को ही ले लीजिए। गांधी जी अपनी अहिंसा पर इतने अड़िग थे कि उन्होंने हिंसक तरीकों वाले क्रांतिकारियों की रिहाई पर कोई जोर नहीं दिया। नतीजा, भगत सिंह और उनके साथियों को इस समझौते से बाहर रखा गया और फिर 23 मार्च 1931 को महज 23 साल के युवा भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इसके कुछ ही साल बाद अगस्त 1947 में देश ने बंटवारे का वो खौफनाक दर्द झेला जो हमेशा के लिए इतिहास में एक टीस बन गया। और इसी बंटवारे की आग ने एक और चरमपंथी विचार को जन्म दिया। नाथूराम गोडसे, जो कभी गांधी जी के आंदोलनों का हिस्सा हुआ करता था, वो धीरे धीरे वीडी सावरकर की हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ गया। 1947 के बंटवारे के दौरान हुए कत्लेआम ने उसके गुस्से को और भड़का दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब कश्मीर युद्ध के बीच गांधी जी ने उपवास करके भारत सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पर मजबूर किया। गोडसे के लिए यह बर्दाश्त के बाहर था। अदालत में अपने बचाव में गोडसे ने साफ कहा कि उसने गांधी को इसलिए गोली मारी क्योंकि उनकी नीतियों ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया था और वे एक अखंड भारत के लिए खतरा बन चुके थे। एक इतिहासकार के तौर पर यहां हमारा काम इस हिंसा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय का एक मुखर दक्षिणपंथी वर्ग गांधी जी के राजनीतिक फैसलों से कितनी नफरत करने लगा था। ये वैचारिक विरोध की वो इंतहा थी जिसने एक हत्या का भयानक रूप ले लिया। भाग 5, आधुनिक भारत में विरासत, इन खंडित नायकों के बीच सामंजस्य बिठाना। तो आज का भारत अपने इन दो महानायकों को कैसे देखता है, ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। महात्मा गांधी आज भी राष्ट्रपिता के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन उनके नैतिक प्रयोगों और बंटवारे में उनकी भूमिका की वजह से समाज उन्हें लेकर काफी बटा हुआ है। उन पर आज भी तीखी बहसें होती हैं। दूसरी तरफ भगत सिंह का नाम आते ही पूरा देश एक हो जाता है। उनका सर्वोच्च बलिदान और सिस्टम को चुनौती देने का उनका जज्बा आज भी बिना किसी विवाद के लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब हम इन विरासतों का मूल्यांकन करते हैं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और तानाशाही का सीधा रास्ता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। ऐतिहासिक हस्तियों को भगवान नहीं बनाना चाहिए। उन्हें उनकी खूबियों, उनकी खामियों और उनके अंतर्विरोधों के साथ एक इंसान के रूप में देखना और उनका आलोचनात्मक विश्लेषण करना ही एक परिपक्व समाज की असली निशानी है। तो अंत में इस पूरे अध्ययन को समेटते हुए एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, सामाजिक बदलाव लाने के लिए कौन सा तरीका ज्यादा असरदार है? क्या गांधी जी का आध्यात्मिक और जनलामबंदी वाला रास्ता, या फिर भगत सिंह का व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला क्रांतिकारी मॉडल? आज की राजनीतिक सक्रियता को इन दोनों में से कौन सा विचार ज्यादा बेहतर दिशा दे सकता है? इतिहास ने दोनों के नतीजे देखे हैं, लेकिन आने वाले कल के लिए क्या सही है, ये सोचना हमारा काम है। इस सवाल के साथ ही आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं।